keep up with this life. I can't keep up. वेलकम बैक बच्चों। इसके पदार्थ कण कितने छोटे होते हैं, यानी कि आपको इतना समझ में आ गया है कि पदार्थ असल हुए हैं। ठीक है, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं, इनके आकार का अनुमान लगाना भी बहुत कठिन होता है। तो एक एक्टिविटी करते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि कितना सूक्ष्म होता है, कितना छोटा होता है। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए बीकर, जल, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, ये 3 चीज़ें चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml जल में घोल लेंगे। अब इस घोल में से 10 ml घोल निकाल लेंगे। अब उसको हम अलग से 90 ml जल के साथ मिला देंगे। अब 90 और 10 मिलकर कितना हो गया, 100 हो गया, फिर 100 ml हो गया ना। अब इसी 100 ml में से 10 ml वापस निकाल लेंगे। निकाल कर उसको फिर 90 ml के साथ 90 ml वाटर के साथ मिला देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हम इस घोल में से 5 से 10 बार तक पानी मिलाते हैं। मिलाने के बाद भी बैंगनी रंग हल्के गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो बच्चों, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अनेक बार पानी मिलाने के उपरांत भी जल रंगीन ही रहता है। केवल रंग की तीव्रता रंगीन ही रहता है और केवल रंग की तीव्रता कम होती जाती है, यानी कि रंग हल्का होता जाता है। तो इस एक्टिविटी में पोटेशियम परमैंगनेट जल में घुलकर रंगीन विलयन बनाता है, जो बार बार तनुकरण करने पर भी रंगीन बना रहता है। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, जो जल के कणों के साथ जल के कणों के बीच भली भांति समावेशित हो जाते हैं। अनेक बार डाइल्यूट करने पर भी ये कण जल के कणों से नहीं निकलते हैं। इस प्रकार का प्रयोग करके हम देखते हैं कि बार बार तनुकरण करने पर भी कलर नहीं जा रहा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट की तरह आप डेटॉल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि डेटॉल की लगभग 2 ml मात्रा का प्रयोग करिए और पोटेशियम परमैंगनेट के स्थान पर डेटॉल की लगभग 2 ml मात्रा का प्रयोग करिए और 5 बार ऐसे उसको भी बीकर में डालकर देखिए। तो बार बार तनु करने पर भी डेटॉल की महक नहीं जाएगी जल में से। तो इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों का आकार अकल्पनीय होता है। इन्हें उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी से देख पाना भी संभव नहीं होता है। चलिए, अब पदार्थ के गुणों के बारे में जानते हैं। पदार्थ के गुण क्या है? पहला तो ये है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ में कण रेत के कणों की तरह मिले होते हैं, घुले होते हैं। यदि रेत को हम देखें तो हमें स्पष्ट होता है कि रेत के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान रहता है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में कणों के बीच रिक्त स्थान उपस्थित होते रहते हैं। इस तथ्य से की पुष्टि हमें एक क्रियाकलाप करके देखने से, जो हमने अभी पिछली क्रियाकलाप की हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, इन दोनों को करके हमें पता चल जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक, दूसरा गुण क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो पदार्थ के कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, अपितु सदैव गतिशील रहते हैं। कणों की गति की दिशा अनियमित रहती है क्योंकि ये परस्पर टकराते रहते हैं और सभी संभव दिशा में गतिमान रहते हैं। पदार्थ के कणों की गतिशीलता का प्रमाण देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलेगा कि पदार्थ के कण मूव करते रहते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? अगरबत्ती चाहिए और स्टैंड चाहिए। ठीक, एक अगरबत्ती को बिना जलाए आप अपने कमरे के किसी एक कोने में रख दीजिए। ठीक, इसी कमरे के अन्य किसी कोने में एक दूसरा अगरबत्ती आप जला कर रखिए, स्टैंड पर रख दीजिए। तो आपको अनुभव होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि बिना जली हुई अगरबत्ती की सुगंध नहीं फैलती, लेकिन जो अगरबत्ती आपने जला दी है उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इससे क्या परिणाम निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध बिना जलाए बहुत दूर तक नहीं फैलती, जबकि उसे जलाने पर उसमें विद्यमान सुगंध के कण गतिमान होकर पूरे कमरे की वायु में मिलकर फैल जाते हैं। इसी से हमें महक आती है, अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती की सुगंध मिलती है। ठीक,
चलिए, अब क्या है तीसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी ये है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण के बीच लगने वाला जो ये आकर्षण बल है वो पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखता है। जल का, जैसे जल है, जल के का अस्तित्व जल के कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल के कारण होता है। ठीक, वास्तव में क्या होता है कि वास्तव में यहाँ पर आप देखिए, वास्तव में पदार्थ के कण इसी आकर्षण बल के द्वारा परस्पर बंधे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला जो ये आकर्षण बल है वो क्या कहलाता है? संसंजन बल कहलाता है। ठीक, चलिए इसको भी आप एक एक्टिविटी के थ्रू जान सकते हैं। पहला तो ये है कि मानव श्रृंखला बनाकर पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का अध्ययन करना। एक्टिविटी को हम एक मैदान में खेल के रूप में करते हैं। सबसे पहले 4-5 छात्रों के 4 समूह बना लेंगे। माना पहले समूह के छात्र एक दूसरे को नर्तक के समान पीछे से कसकर पकड़ लेते हैं। दूसरे समूह के छात्र एक दूसरे को हाथ से पकड़कर श्रृंखला बनाते हैं। तीसरे समूह के छात्र केवल उंगली पकड़कर श्रृंखला बनाते हैं और चौथे समूह के छात्र उपयुक्त समूहों को तोड़कर छोटे छोटे समूह में बंटने का प्रयास करते हैं। तो इससे ये प्रेक्षण निकल कर सामने आता है कि उंगली पकड़कर बनाई गई जो श्रृंखला थी उसे हम सरलता से तोड़ सकते हैं। हाथ पकड़कर बनाई गई जो श्रृंखला को अपेक्षाकृत कठिनता से तोड़ा जा सकता है। सबसे कठिनता से पहले समूह की श्रृंखला तोड़ी जा सकती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों कि पहले समूह के छात्रों ने एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ रखा था, जो इस बात का सूचक है कि इस प्रकार की श्रृंखला में परस्पर आकर्षण बल अधिक है, इसलिए इस समूह को तोड़ना कठिन था। जबकि उंगली से पकड़कर बनाई गई श्रृंखला में परस्पर आकर्षण बल तीनों समूहों में न्यूनतम है, कम है, अतः इस श्रृंखला को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक, सरलता से तोड़ा जा सकती है। यदि हम समूह के प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का कण मान लें तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल का परिमाण अधिक हो तो उस पदार्थ को तोड़ना कठिन हो जाता है। ठीक, एक्टिविटी समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की अवस्था के बच्चों, जब हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। कुछ हमें कठोर दिखाई देंगे, कुछ तरल दिखाई देंगे, कुछ गैसीय अवस्था में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था के बारे में देखेंगे तो ठोस का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। उस एक्टिविटी के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए, जैसे पेन, किताब, सुई, लकड़ी, कागज़, पेंसिल और हथौड़ा। ठीक, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ठोस पदार्थ के भौतिक गुण का अध्ययन करेंगे। तो इस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कि पेन, किताब, सुई और लकड़ी को छड़ की सफ़ेद कागज़ पर रख देते हैं। अब इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का चित्र बना लेते हैं। अब इसके उपरांत इन वस्तुओं पर हथौड़े से चोट करते हैं और खींचकर और मेज के नीचे बारी बारी से उसको गिराते हैं। इन वस्तुओं को एक दूसरे से मिश्रित करने का प्रयास भी करते हैं और बल लगाकर दबाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि जो दी हुई वस्तुएं थी जिसको हमने रेखा चित्र पर खींचा था, उन सभी वस्तुओं का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, स्थिर आयतन सब वहाँ पर दिखाई देंगे आपको। सभी वस्तुओं पर हथौड़े की चोट खींचने और फर्श पर गिराने से इन वस्तुओं के पदार्थ की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे इन वस्तुओं के कठोर और दृढ़ होने की जानकारी प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि इन वस्तुओं को परस्पर मिलाना संभव नहीं है। अगर हम इनको चाहें एक दूसरे के साथ मिला दें तो वो संभव नहीं है, और ना ही बल लगाकर इन्हें हम दबा सकते हैं। ठीक,
तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है जिसे दबाया नहीं जा सकता है, और ठोस पदार्थों में परस्पर विसरण नहीं होता है। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि ठोस पदार्थ के गुणधर्म की जानकारी स्पष्ट हो जा रही है। मतलब ठोस पदार्थ बाह्य बल लगाने पर अपना आकार नहीं बदलते हैं, अर्थात ठोस संपीड्य नहीं होते हैं, अपितु अधिक बल लगाने पर टूट जाते हैं। इसीलिए तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? रिजिड कहते हैं या दृढ़ कहते हैं। तो अगर ठोस पदार्थ का अगर आपको प्रॉपर्टीज़ की बतानी होगी, तो आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने होंगे, तो आप क्या बताओगे? यही तो बताओगे, इसका आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है, इसमें आकर्षण बल कितना होता है, घनत्व कितना होता है। तो बच्चों, आकार जो होता है वो ठोस पदार्थ के आकार में पदार्थ के कणों का विन्यास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। ठोस के कणों के निश्चित स्थान पर रहने के कारण ठोस का आकार निश्चित रहता है। ठोस पदार्थ के में कण पास पास होते हैं और दाब डालने पर उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकर्षण बल, ठोस पदार्थों में उसके कण बहुत पास पास होते हैं, अत्यधिक पास पास होते हैं, जिसके कारण कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, इसलिए इन पर जो आकर्षण बल होता है बहुत स्ट्रांग होता है। घनत्व की बात करेंगे तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कणों के अत्यंत निकट होने का ठोस का घनत्व अधिक होता है, और यही कारण है कि ठोस कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आप देखोगे कि द्रव अवस्था क्या है। द्रव अवस्था के बारे में, तो द्रव अवस्था के बारे में जानने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उस क्या क्या चाहिए हमें? जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सब वस्तुएं हम ले लेते हैं। ठीक है, विभिन्न आकार के बर्तन लेकर प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर द्वारा इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा देते हैं। इन द्रवों को हम फर्श पर डाल देते हैं। अब डालने के बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालते हैं। अब प्रत्येक बार आयतन चेक करते हैं। द्रवों का आकार, द्रव की तरलता को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए, अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्रवों को विभिन्न आकार के बर्तन में डालने पर वे उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, उस बर्तन का आकार प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि इनका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि जब हमने 50 ml द्रव माप कर विभिन्न बर्तनों में डाला तो उसका आयतन सभी आकार के बर्तनों में 50 ml ही था, 50 ml ही रहता है, और द्रव को फर्श पर डालने पर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर वो आसानी से बह जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? इससे निष्कर्ष निकला कि द्रव पदार्थ के आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होते हैं और ये तरल होते हैं। अब इसके गुणधर्म के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। गुणधर्म की जानकारी लेने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। उसके लिए